प्रेजेंटली द ईयर इज 2024, करेक्ट चिल्ड्रन। और जाते हैं थोड़ा 24 साल पहले, कौन सा ईयर आएगा? लगभग 2001. People were consuming certain set of commodities, let us say rice, let us say wheat, let us say shoes and clothing. खोपड़े में बात गई। और इनको लोग आज भी कंज्यूम करते हैं 2024 में। यहां पे हमने इनकी प्राइसेस लिख ली और यहां पे भी हम इनकी प्राइसेस को नोट डाउन कर लेंगे। खोपड़े में बात गई। मान लेते हैं कि राइस वॉज अवेलेबल in the year 2001 at 20 rupee per kg and here it is available at 100 rupee per kg. सुनाई पड़ी बात। wheat was available say 10 rupee kg and now it is available 25 rupee kg. शू मान लेते हैं 200 रुपए का मिलता था, मंदिर से चुरा के लाते थे, अब थोड़ी वहां पे भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है तो अब शू कितने का हो गया? 400 रुपए का। क्लोथिंग लेटेस्ट से 300 रुपए की हुआ करती थी और अब ये हो गई 500 रुपए की। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म। अब यहां पे अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो ओवर द पीरियड ऑफ मल्टीपल ईयर्स चिल्ड्रन, क्वांटिटी का कंजम्पशन भी चेंज हुआ होगा। क्यों चेंज हुआ होगा? कॉमन सेंस की बात है। इन 2001 पॉपुलेशन मस्ट हैव बीन वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू 2024. डू पीपल अग्री विद दिस मैगजीन? चलिए, तो 2001 में मान लेते हैं राइस का कंजम्पशन 100 क्विंटल्स का था, या एक कॉमन यूनिट लेते हैं, बस 100 यूनिट्स कर देते हैं इसको। एंड वीट का लेट अस से 200 यूनिट्स, शूज मान लेते हैं 150 यूनिट्स एंड क्लोथिंग मान लेते हैं 400 यूनिट्स। और अब यहां पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि पॉपुलेशन में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन, तो यहां पे भी 100 यूनिट्स का कंजम्पशन होगा। हेयर द कंजम्पशन विल बी ऑफ 200 units. Here the consumption will be of 150 units and here the consumption is of 400 units. अगर लोगों ने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ा हो तो ये बात मैंने वहां पे आपको पढ़ाई थी। वहां पे हम क्वांटिटी चेंज भी करते थे और सेम भी रखते थे। लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर याद होगा, जहां बेस ईयर की क्वांटिटी ली जाती थी, प्राइस दोनों अलग अलग ली जाती थी। फिर पाशे में करंट ईयर की क्वांटिटी ली जाती थी, प्राइसेस अलग अलग ली जाती थी। कुछ याद आ रहा होगा थोड़ा सा, वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो अगर 2001 में इतने रुपए का इतना यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है तो कंट्री में यही वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा 2001 में। और 2024 में इतने रुपए की चीजें इतने यूनिट्स यूज हो रही हैं तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये बन जाएगा। यस और नो? चलिए, तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन 2001 एज वेल एज इन 2024। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें बच्चे। 20 into 100 is what children? 2000. 10 into 100 is also 2000. 200 into 150 कितना हो जाएगा? 30,000. 30,000. 300 into 400 कितना हो जाएगा? 12,000. 1,20,000. सबको जोड़ लो। इट इज 1,56,000. सॉरी, 54,000. 1,54,000. यहां तक सबको समझ में आ गया? एंड हियर इट इज 100 into 100 is what children? 10,000. 25 into 200 is 5,000. 400 into 15 60,000 and 500 into 400 कितना होता है? 5 4 20, 4 जीरो और लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो ये हो जाएगा 2,75,000 रुपए। खोपड़े में बात गई। मतलब अगर पॉपुलेशन में कंट्री में कोई भी चेंज ना हो या बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाए, जितने पैदा हुए हर साल उतने मर भी गए, तो मोर और लेस आपका क्वांटिटी कंजम्पशन विल रिमेन सेम। कंजम्पशन बढ़ेगा कब? जब बर्थ रेट बढ़ जाए और डेथ रेट कम हो जाए। और कंजम्पशन घट भी सकता है, डेथ रेट ज्यादा हो जाए और बर्थ रेट कम हो जाए। हम उन सब चक्रों में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि 2001 में अगर इतनी चीजों को, इतने यूनिट्स को खरीदना होता था तो कितने रुपए की नेशनल इनकम कंट्री में होती थी? 1,54,000 की। और 2024 में कितना एनआई होगा चिल्ड्रन? 2,75,000। आप अज्यूम कर लीजिए इस वैल्यू को एज इक्विवेलेंट टू 100। आई रिपीट चिल्ड्रन, इसकी बेस वैल्यू क्या मान ली हमने? 100। और अब एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। इफ 100 इज अज्यूम्ड एज इक्विवेलेंट टू 1,54,000, सॉरी चिल्ड्रन,
रिवर्स लिख गया मैं। If 1,54,000 is assumed as equivalent to 100, 2,75,000 will be assumed as equivalent to what? So it is 2,75,000 upon 1,54,000 whole multiplied by 100. सबको आई होप सो मैथ्स तो आती होगी. People will be able to calculate. लोग अपनी अकल लगाएं, मैं भी अपनी अकल लगा रहा हूँ. 0 0 got cancelled. तो 2,75,000 डिवाइडेड बाय 154 इंटू 100, ये होगा बच्चों 178.57. इसका मतलब ये हुआ दैट अगर किसी को ये कमोडिटीज इन द ईयर 2001 में खरीदनी होती थी और उसको 100 रुपए चाहिए होते थे, आज उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? 178. तो अगर हमारी इनकम कंट्री की इतनी हो चुकी है, अगर इसको 100 मान लें और ये 178, तो इसका मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है. कितनी ग्रोथ हो रही है? 100 से इट इज गोइंग अप टू 178. कितना चेंज नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 78.57 को रफली 79 मान लेते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स चिल्ड्रन? 78.57 ओवर अ पीरियड ऑफ 24 ईयर्स. तो जरा आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा आंसर? जस्ट लेट मी नो. 3.27% का हमारा एनुअल ग्रोथ है. न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, कंट्री में इंडिया में 7% का जीडीपी ग्रोथ, 6% का जीडीपी ग्रोथ, एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है. वी हैव नॉट टेकन एनी चेंज इन क्वांटिटी, रादर क्वांटिटी में भी चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन पॉपुलेशन. इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं हमारी, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट इज टर्म्ड एज बेस ईयर प्राइस. व्हाट चिल्ड्रन? एंड दिस इज कॉल्ड एज करंट ईयर प्राइस. इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे? इसी पढ़ाई को आज हम करने आए हैं चिल्ड्रन. नॉमिनल नेशनल इनकम नजर आ रहा है? रियल नेशनल इनकम नजर आ रहा है? डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट व्हाट चिल्ड्रन? करंट प्राइस. एंड हियर इट इज कैलकुलेटेड एट व्हाट? बेस ईयर प्राइस. तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं. पीपल विल बी एबल टू आंसर मी आउट कि हमने क्या कैसे कैलकुलेट किया है. तो बेस ईयर प्राइस पे जो ये वैल्यू आपको नजर आ रही है चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज रियल नेशनल इनकम एंड दिस इज नोन एज व्हाट? नॉमिनल नेशनल इनकम. क्यों कैलकुलेट करते हैं? इट इज टोल्ड टू यू प्री हैंड. अगर आप इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे तो क्या ये 3.27 पता लगेगा? तो जीडीपी ग्रोथ के लिए ये दोनों कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है. और ये कोई नई चीज नहीं है. वी हैव ऑलरेडी डन इन स्टैटिस्टिक्स इन क्लास 11th while studying what is called as concept of index number. जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो आराम से सोते रहे, जिन्होंने पढ़ा था उन्हें याद आ गया होगा. झटपट अपडेट कर लें बच्चों. Children, please mark this as GDP growth rate. चलते हैं नेक्स्ट बच्चों. आगे यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड एक्सक्लूडिंग NFIA. NFIA को आपको ऐड नहीं करना. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज व्हाट चिल्ड्रन? जीडीपी ग्रोथ रेट. क्या बोला था इसको? जीडीपी. अगर इसको भी ऐड कर लें तो जीडीपी की जगह ये क्या बन जाएगा? NDP. तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं करना. इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो दोनों चीजें क्लियर हो गई. व्हाट इज नॉमिनल एंड व्हाट इज रियल. तो जो बेस ईयर पे कैलकुलेट होगा वो रियल, और जो आज के प्राइस पे कैलकुलेट होगा दैट इज नॉमिनल. ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए और जीडीपी निकालने के लिए ये दोनों काम आते हैं. इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, सो लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन. ये तो एडवांटेजेस वगैरह जो मैंने आपको समझाया सब वही लिखा है, कुछ खास है नहीं. लाइक द फर्स्ट एडवांटेज इज determining the effect of increased production helps in making year to year comparison and making international comparison. Like मेरे एग्जांपल में you must have observed कि हमारा ग्रोथ रेट कितना नजर आ रहा है बच्चों? 3.27%. और यूएस का ग्रोथ रेट अगर 1.27 है तो ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी हुई? इंडिया. जनरली डेवलपिंग इकोनॉमीज का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है और डेवलप्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम. आप ऐसे समझ लीजिए, किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, उसके 96 मार्क्स आया आउट ऑफ 100. अब उसकी ग्रोथ तो 4 ही नंबर की होगी ना, और जिसके 26 आए इसके पास स्कोप फॉर ग्रोथ ज्यादा है.
इसकी ग्रोथ 74 मार्क्स की होगी। इज दैट क्लियर? तो फाइनल एग्जाम में आपके 96 से 99 हो गए और जिस दोस्त के 26 आ रहे थे उसके 79 हो गए, तो ज्यादा अच्छा प्राइस किसको मिलेगा? उस दोस्त को, उसका ग्रोथ रेट आपसे ज्यादा था। तो डेवलपिंग इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कभी 6-7% नजर आएगा ही नहीं आपको। समझ गए इस बात को? चलिए, डिफरेंस यहां पे आप करंट आउटपुट लेते हैं, हेयर वी टेक सो कॉल्ड सॉरी क्या था ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अब ये भी यही चीज है जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखी थी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें से करंट प्राइस कौन सी है, द लेफ्ट साइड और द राइट साइड? राइट साइड। तो ये जो 2,75,000 है चिल्ड्रन, दिस इज नेशनल इनकम एट व्हाट? करंट प्राइस। और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। कौन से प्राइसेस? तो कांस्टेंट और करंट याद रहेगा सबको? कांस्टेंट और करंट याद रहेगा? चलो, बच्चे कहेंगे सर कांस्टेंट तो नहीं याद रहेगा, करंट याद रहेगा। करंट मतलब आज वाला प्राइस, तो बेस प्राइस कौन सा हो जाएगा? बेस प्राइस कौन सा हो जाएगा? बेस प्राइस कौन सा हो जाएगा? बेस प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट प्राइस हो जाएगा। समझ गए? तो व्हाट्सएवर इज कॉल्ड एज NI real is as good as NI at constant prices, and whatsoever is so called named as nominal national income is as good as NI at current prices. कोई कंफ्यूजन किसी को? तो स्टैट्स के इंडेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को यहां पे डाल दिया गया है। लॉजिक वेंट वेल, झटपट इसको भी अपडेट कर लें। चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इसको आप रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं और इसको मॉनेटरी या नॉमिनल भी बोल सकते हैं। It can increase only when the output rises. It can increase when output of goods and services rises or when current price also rises. It is a reliable index of growth. It is not a reliable index होना चाहिए था, गलती से reduce लिख गया। It is not confirmed relationship इसका current prices का economic growth का क्या होगा? सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चों, अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो there could be two reasons. 11th क्लास में इन्फ्लेशन वर्ड को आपने सुना होगा। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक होता है डिमांड पुल भी बोल सकते हैं आप इसको। अदर इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं भाई हमारा पैसा बढ़ाओ, लेबर इज डिमांडिंग मोर वेजेस, लैंडलॉर्ड इज डिमांडिंग मोर रेंट, लेंडर ऑफ कैपिटल इज डिमांडिंग मोर इंटरेस्ट। आपका आउटपुट तो नहीं बढ़ा है बट वो लोग ज्यादा पैसा मांग रहे हैं इसलिए आपको सामान महंगा बेचना पड़ रहा है। ये फर्जी तरक्की है देश की, दाम तो बढ़ रहे हैं बट रियलिटी में कोई ग्रोथ नहीं है। डिमांड पुल का मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई कंट्री में, जिस घर में 4 लोग रहते थे उसमें 5 आ गए, जिसमें 6 रहते थे उसमें 8 आ गए, कुछ घरों में 15 लोग रहते थे वहां 12 हो गए। तब सर लकड़ी की, शमशान घाट की, कब्रिस्तान की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब होगा तो रियल डिमांड कंट्री में बढ़ती है। तो रियल मेजर ऑफ कंट्रीज ग्रोथ इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड नेवर चिल्ड्रन कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश से सामान महंगा होता है, उसी चीज को जिसको आप सस्ते में खरीद लो आप महंगे में खरीदते हो, बट क्वांटिटी में चेंज नहीं होता। क्वांटिटी में कहां पे चेंज होता है? डिमांड पुल में। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? चलिए राइट डाउन नेक्स्ट इन योर कॉपी चिल्ड्रन, जीडीपी डिफ्लेटर। सेम चीज है जो आपने अभी भी पढ़ी है। नॉमिनल जीडीपी वाज 2,75,000 एंड रियल वाज चिल्ड्रन 1,54,000, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आया था आंसर बताइए? 178 पॉइंट व्हाट चिल्ड्रन? 57। याद आ गया? एक ही चीज को 3 कॉन्सेप्ट्स में गुजर दिया गया है, और एक चीज वो क्या है? वो रियल और नॉमिनल एनआई नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर इज अ टूल टू कैलकुलेट फॉर एक्सप्रेसिंग द चेंज इन इनकम फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और डाउनफॉल। हाँ बच्चों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो कॉल्ड सैनिटेशन, सीवेज, वाटर सप्लाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ आ जाएगा। बट इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, वी टॉक ओनली एंड ओनली चेंज इन व्हाट चिल्ड्रन? इनकम। तो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कुड बी मेजर्ड यूजिंग
4-5 आंसर्स आपको दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन जीडीपी डिफ्लेटर होगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर से इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर नहीं होगा। बच्चे कहेंगे सर वो कैसे मेजर होगा? उसके लिए जीनी कोएफिशिएंट है, उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसके लिए पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए ये सब चीजें हैं जो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे या आईसी स्टूडेंट ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तो सबको पता है, दो अलग अलग चीजें हैं। चलिए तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें बच्चों, क्विक एंड फास्ट। तो जीडीपी डिफ्लेटर में भी सेम कॉन्सेप्ट था, नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम में भी सेम चीज थी, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, सब कुछ एक जैसा है। चलिए बच्चों